जो बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इसके अलावा हम वो सभी प्रश्न छोड़ के चलेंगे जो हमें लगते हैं कि बोर्ड परीक्षा में आवश्यक नहीं है। तो हम शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। हमारा जो पहला प्रश्न है, देखिए इसमें लिखा है निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। देखिए अभाज्य गुणनखंड क्या होते हैं, हमने आपके सामने ऐसे लिखा हुआ है ताकि आपको सॉल्यूशन ही मिले और आप आसानी से समझ सकें और कम से कम समय लगे। तो सबसे पहले जरूरी है कि आपको अभाज्य गुणनखंड निकालने का तरीका आना चाहिए। तो जैसे कि आप इसमें देख पा रहे हैं कि 140 लिखा हुआ है, 140 के सामने लिखा है 2 गुणित 2 गुणित 5 गुणित 7। ये अभाज्य गुणनखंड आप गुणनखंड विधि की से निकालेंगे। गुणनखंड विधि क्या है, देखिए इस तरीके से हमने किसी भी संख्या को लिखते हैं। अब संख्या लिखने के बाद हम शुरुआत करते हैं सबसे छोटी अभाज्य संख्या से। क्या उसका भाग जा रहा है, यदि उसका भाग नहीं जाता है तो हम उससे बड़ी संख्या लेके चलते हैं और इस तरीके से हम लगातार बड़ी अभाज्य संख्याओं से भाग देते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसमें 2 से, क्या इसमें 2 से भाग जा रहा है। यदि इसमें 2 से भाग जाता है, देखिए तो हम 2 से भाग देंगे, 70 बार जाएगा। 70 में फिर 2 से भाग देते हैं तो 35 बार जाएगा। अब हम अच्छे से भली भांति जानते हैं कि 35 में 2 का भाग नहीं जाता। तो 2 से बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी है, 3 है। 3 का भाग भी नहीं जाता, इसमें जा रहा है भाग 5 का। तो 5 से भाग देंगे 7 बार जाएगा। 7 से भाग देंगे हम तो 1 बार जाएगा। इस तरीके से देखिए 2 कितने बार है, 2 हमने 2 बार देखा तो 2 के ऊपर 2 की घात आ जाएगी। जैसे कि आप इसमें सॉल्यूशन में देख पा रहे हैं, ये 2 के ऊपर 2 की घात है। 5 एक बार है तो 5 के ऊपर 1 की घात है। 7 एक बार है तो 7 के ऊपर भी 1 की घात है। यही हमारे अभाज्य गुणनखंड है। लेकिन इन घातों को लिखने से पहले हमें इसको कुछ इस तरीके से लिखना है जो कि हमें इन गुणनखंड विधि से प्राप्त होता है। ये हमारा सॉल्यूशन है और ये जो आप प्रश्न देख रहे हैं परीक्षा अध्ययन में से कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न निकाले गए हैं तो उनको हम आज हल कर रहे हैं। हमारा अगला प्रश्न है, दूसरा प्रश्न है 156 के अभाज्य गुणनखंड। ये इसलिए आवश्यक है क्योंकि ये एक शब्द में भी आ सकते हैं, सही विकल्पों में भी आ सकते हैं और खाली स्थान में भी पूछे जा सकते हैं, तो इसलिए हम इसको पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं 156। 156 के हम अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। 2 से डिवाइड हम करते हैं तो यह 7 बार हो जाएगा और ये 78 बार। फिर हम 2 से डिवाइड करते हैं तो ये 39 बार हो जाएगा। अब 39 में देखिए हम कितने का भाग, 3 का भाग देते हैं तो 13 बार चला जाएगा और 13 में किसी भी संख्या से भाग नहीं जाता है। तो इस तरीके से देखिए हमें 1 प्राप्त हो जाएगा। अब हमने 156 के जो गुणनखंड लिखे वो लिखे हैं 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 13, जो कि हमें इस तरीके से देखिए 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 13। अब 2 कितने बार है, 2 2 बार है तो हमने 2 के ऊपर 2 की घात लगाई, जबकि 3 एक बार है तो 1 की घात है। 13 एक बार है तो 13 के ऊपर भी हमने 1 की घात लगाई। इस तरीके से हमें अभाज्य गुणनखंड दोनों के प्राप्त हो जाते हैं। अगला प्रश्न है 38-25 के अभाज्य गुणनखंड बताइए। 38-25 के भी हम इसी मेथड से निकालेंगे। देखिए 38-25 में पता है कि यह एक विषम संख्या है तो विषम संख्या में 2 का भाग नहीं जाएगा। इस तरीके से हम इसमें चेक करेंगे कि क्या 3 का भाग जाएगा। 8 और 3 11, 2 13 और 5 18, तो 3 का भाग इसमें आसानी से जा रहा है। 3 से हम भाग दे के देखेंगे तो 3 एकम 3 2, यहाँ पर 2, यहाँ पर 7 बचेंगे और यहाँ पर आ जाएगा 5। फिर हम 3 से भाग देकर देखते हैं तो 3 से इसमें 4 बार भाग जाएगा, फिर 2 बार जाएगा और फिर 5 बार। फिर इसके बाद हम एक बार और भाग देकर देखेंगे तो 3 से भाग नहीं जा रहा है, 3 से भाग नहीं जा रहा। अब इसके बाद हम सीधा 5 का भाग देंगे तो 5 का भाग यहाँ से 8 बार जाएगा और यहाँ 5 बार जाएगा। एक बार और हम 5 का भाग देंगे तो यह 17 बार जाएगा। इसके बाद 17 में किसी भी संख्या से भाग नहीं जाता है तो सीधी संख्या से भाग देते हैं तो हमें गुणनखंड मिलते हैं 3 गुणित 3 गुणित 5 गुणित 5 गुणित 7। देखिए 3 2 बार है तो इसको लिखा जाएगा 3 के ऊपर 2 की घात। 5 2 बार है तो इसको लिखा जाएगा 5 के ऊपर 2 की घात, जबकि 17 एक बार है तो इसको लिखा जाएगा 17 के ऊपर
1 की घात। इस तरीके से हमें ये दूसरा आंसर प्राप्त हो जाता है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है 5005 के अभाज्य गुणनखंड बताइए। ये पांचों प्रश्न इंपॉर्टेंट इसलिए हैं क्योंकि इसके पहले भी एक क्वेश्चन 2023 में पूछा गया था। अब जरूरी नहीं कि यही क्वेश्चन पूछा जाए, तो इससे रिलेटेड जो भी प्रश्न हैं छोटे छोटे जो सरल हैं, तो वो समझा इसलिए रहे हैं ताकि आपके लिए समझ में आ जाए और आप परीक्षा में आसानी से कर सकें। यदि आप लोगों को ये समझ में आ जाते हैं और बनते हैं तो आगे स्किप करके आप इसको देख सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप इसको इसी तरीके से देखें। हम अगला प्रश्न करेंगे इसमें। हमारा अगला प्रश्न है हमारा अगला प्रश्न है 5005 के अभाज्य गुणनखंड। इसी मेथड से हम फिर से निकालते हैं तो हमें प्राप्त होता है, सबसे पहले हम इसमें भाग देकर देखेंगे। 2 का भाग नहीं जाएगा, 3 का भी नहीं जाएगा, तो सीधा हम 5 का भाग देते हैं। तो 5 का भाग देने से हम यहाँ पर 101 मिलेगा और 101 में हम 1001 मिलेगा। तो 1001 में हम चेक करते हैं कितने का भाग जाएगा, 7 का भाग जाएगा। तो 7 से हम भाग देते हैं तो हमें यहाँ पर 7 एकम 7 और यहाँ पर बच जाएगा 3। तो 7 चौके 28, यहाँ पर बचेंगे 2, तो 43 आ जाएगा। अब इसके बाद इसके में 7 का भाग फिर से नहीं जाता है। अब 11 से भाग देंगे तो 11 का भाग जाएगा इसमें 13 बार, और हम 13 से एक बार फिर इसमें भाग देते हैं तो एक बार जाएगा। इस तरीके से हमें ये सभी संख्या एक एक बार मिलती हैं। तो हम कह सकते हैं 5 के ऊपर 1 की घात, 7 के ऊपर 1 की घात, 11 के ऊपर 1 की घात और 13 के ऊपर 1 की घात, और इस तरीके से हम इसके अभाज्य गुणनखंड मिल गए। अब हमारा अगला प्रश्न है जिसमें हम देखेंगे 7429 7429 के अभाज्य गुणनखंड निकालने हैं। तो देखिए इसमें 17 से डायरेक्ट भाग इसलिए लिखा है क्योंकि किसी भी छोटी अभाज्य संख्या से भाग नहीं जाता है। इसमें ना तो 2 का भाग जाता है, 3 का, 5 का, 7, 11 और 13, इनका किसी का भाग नहीं जा रहा है। तो इसलिए इनने सीधा 17 का भाग दिया है। तो 17 से 4 बार भाग जाएगा, 17 चौके 68 हो जाते हैं, और इसके बाद में यहाँ पर 6 बचेंगे। तो 17 या 51 हो जाते हैं। फिर यहाँ पर जो भी संख्या बचती है, देखिए यहाँ पर इसके लिखने के लिए हम लिखेंगे यहाँ पर 7 4 2 9 भागित 17। 17 से हम भाग देते हैं तो 17 चौके 68, यहाँ पर 6 बचेंगे और 2, 17 तिया 51, यहाँ पर आ जाएंगे 11 और 9, तो 119। तो यहाँ पर लगभग 7 बार भाग जाएगा। अब इसमें फिर 7 से भाग नहीं जाता तो हम 19 से भाग देकर देखेंगे। तो 19 गुणित 2 मतलब 19 दूनी 38 होते हैं, तो 2 बार भाग। फिर यहाँ पर बचते हैं 5, तो 19 तिया 57, 3 बार भाग जाएगा। अब इसके बाद में 23 एकम 23। इस तरीके से हमें देखिए इसके गुणनखंड मिलते हैं। 17 के ऊपर 1 की घात, 19 के ऊपर 1 की घात और 23 के ऊपर 1 की घात। अगला प्रश्न देखते हैं हम। अब इस प्रश्न में हमें उत्तर की जांच करनी है, तो पहले हम इसको अच्छे से पढ़ लें। इसमें लिखा है पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इनकी जांच कीजिए। कि दो संख्याओं का गुणनफल HCF गुणित LCM के बराबर होता है। तो सबसे पहले हम आपको एक बेसिक चीज बता दें कि ऐसा क्यों करते हैं। एक फॉर्मूला होता है
जो कि इस प्रश्न में ही बताया गया है। यहाँ पर हम लिखेंगे दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है दोनों संख्याओं का HCF और LCM के बराबर, ये फॉर्मूला होता है। यहाँ पर हम ठीक से लिख दें, इस फॉर्मूले के ये बराबर हो जाते हैं। तो पहला प्रश्न जो है ये भी इम्पोर्टेंट, ये चारों हम क्वेश्चन कर सकते हैं, लेकिन जो चौथा प्रश्न है ये 2019 में आया था, तो इस दृष्टि से ये चौथा प्रश्न बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आप लोग इसे जरूर करें। सबसे पहले हम पहला प्रश्न देखेंगे, फिर इसके बाद में हम चौथा प्रश्न देखेंगे, क्योंकि ये चारों प्रश्न इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। कहीं ना कहीं अब जो पैटर्न बदल चुका है उसमें ये प्रश्न जरूर पूछे जा सकते हैं। तो पहले हम दोनों संख्याओं का 26 और 91 का LCM निकालेंगे। तो इनका LCM निकालने के लिए हमें इनके गुणनखंड तोड़ने पड़ते हैं। तो गुणनखंड हम इसी मेथड से तोड़ेंगे, 2 से भाग देंगे इसमें, तो यहाँ पर 13 और यहाँ पर 13 गुणन 1। इसके बाद में 91, तो इसमें हम सबसे पहले 7 से भाग देंगे तो 13 बार जाएगा, फिर हम 13 से भाग देंगे तो 1 बार आएगा। अब देखिए HCF में वो चीज़ निकाली जाती है जो दोनों में कॉमन हो। तो दोनों में कॉमन क्या है? 13। जितनी चीज़ें कॉमन होती हैं वही HCF कहलाता है। तो हमें ये जो प्राप्त हो रहा है, ये प्राप्त हो रहा है, ये हमारा HCF है। देखिए इस तरीके से हमने गुणनखंड तोड़ लिए थे। अब LCM में जो चीज़ कॉमन होती है उसे 1 बार लिखा जाता है, और जो चीज़ शेष रहती हैं जो कॉमन नहीं है उन्हें शेष गुणा में लिखा जाता है। देखिए यहाँ पर 13 1 बार है, देखिए शेष क्या बचे? 2, तो यहाँ पर 2 आ जाएगा। इसमें शेष कितने बचे? 7, तो यहाँ पर 7 लिख। इस तरीके से हमें जो LCM प्राप्त हो रहा है वह 182 है। अब हमें यह सिद्ध करना है कि HCF और LCM, देखिए HCF 26 और 91 का HCF कितना है? 13 है, और LCM 26 और 91 का 182 है। इनका जो गुणनफल है वह है 2366 है। अब हम दोनों संख्याओं का गुणा करके देखते हैं, तो इन संख्याओं का गुणा करने पर भी हमें 2366 प्राप्त हो जाता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि यह सिद्ध है या यही सत्यापित है। जो हमें जांच करनी थी, जैसा कि लिखा है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल HCF और LCM के बराबर है। हम दूसरा और अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरे प्रश्न में हम 510 के गुणनखंड निकालते हैं। तो 510 के गुणनखंड हम निकालेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे 510। अब देखते हैं 3 का भाग जाएगा इसमें, तो 3 एकम 3, 3 साते 21। फिर हम सबसे पहले इसमें तो हम 2 का भाग देंगे, 3 का भाग नहीं, क्योंकि 510 वैसे ही 2 से डिवाइड हो जाएंगे, क्योंकि हमें पहले छोटी संख्या से भाग देना पड़ता है। तो 2 से डिवाइड करेंगे हम, तो यहाँ पर हमें मिल जाएगा 5 दूनी बचा 1, 5 2। अब इसके बाद यहाँ पर हमें मिलेगा 255। अब हम इसमें 3 से भाग देकर देखते हैं, तो 3 से भाग जाएगा कि नहीं जाएगा, ये इसको चेक करने के लिए हमने अंकों को जोड़ा और हमें पता चलता है कि हाँ इसमें 3 का भाग जा रहा। तीन से हम भाग देते हैं तो हमें यहाँ पर 3 से 8 बार जाएगा और यहाँ 3 से 5 बार। अब हम 3 से फिर देखते हैं तो 3 से भाग नहीं जा रहा है। अब हम 5 से भाग देंगे तो 5 से भाग देने पर यहाँ पर 17 आ जाएगा, और इसके बाद हम 17 से भाग देंगे तो यहाँ पर 1 मिलेगा। तो ऐसी स्थिति में हमें जो 510 के गुणनखंड हैं वो हमें मिलते हैं 2 गुणित 3 गुणित 5 गुणित 17। अगला हम 92 के गुणनखंड निकालते हैं, तो 92 के गुणनखंड भी कुछ इसी तरीके से निकालेंगे। तो 2 से हम डिवाइड करेंगे तो यह 46 बार डिवाइड होगा, फिर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो यह 23 बार डिवाइड होगा।
अब 23 डिवाइडेड नहीं है क्योंकि ये प्राइम नंबर या अभाज्य संख्या है, तो इसके लिए हम सीधा सीधा लिखेंगे। तो 92 के जो हमें गुणनखंड मिलते हैं वो मिलते हैं 2 गुणित 23। इस तरीके से देखिए सबसे पहले हम HCF निकालें, तो इन दोनों में देखिए सिर्फ एक बार ही दो कॉमन है, जो कॉमन है वो हमारा HCF है। एक बार कॉमन है तो हम एक बार ही लिखेंगे। अब जो कॉमन है हम उसको तो लिखते ही हैं एलसीएम में, देखिए एक बार लिखा हमने। अब इसके बाद में शेष 1 2 ये बच जाता है ये वाला, तो हमने इसको यहाँ पर लिखा। अब बचते हैं इसमें से 3, तो हमने 3 को भी लिखा। फिर सिंगल बचते हैं 5, तो 5 को भी लिखा। 17 बचते हैं तो 17 को भी लिखा, और अकेले 23 बचते हैं तो हमने उनको भी लिखा। एलसीएम में यही अंतर होता है कि जो चीज कॉमन है उसे दो बार नहीं लिखा जाता, उन्हें सिर्फ एक बार लिखते हैं। अर्थात हमें दोनों का एलसीएम मिलता है 23,460। अब हम दोनों के एलसीएम और एचसीएफ का गुणा करते हैं, तो एचसीएफ गुणित एलसीएम बराबर हमें यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा 46,920। दोनों संख्याओं का जो गुणनफल है 510 गुणित 92, इन दोनों का गुणनफल भी 46,920 के बराबर है। तो हम कह सकते हैं कि यही सत्यापित है, या हमें जो हमने प्रूव किया, चेक किया, तो यह सत्यापित पाया जाता है। अगला हमारा तीसरा प्रश्न है। तो तीसरे प्रश्न में हम देखते हैं 336। 336 के हम सबसे पहले गुणनखंड निकालेंगे। यहाँ पर 3 एकम 3 एकम और 3 दूनी। अब हम देखते हैं कि इसमें 3 का भाग नहीं, 2 से डिवाइड करना था पहले, सॉरी, क्योंकि मैंने इसको सीधा 3 से कर दिया। 2 से डिवाइड करते हैं, 2 से डिवाइड करेंगे हम, तो यहाँ पर आ जाएगा 2 एकम, यहाँ पर 6 बार और यहाँ पर 8 बार। इस बार फिर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर मिल जाएगा 4, सॉरी यहाँ पर मिलेगा 8 और यहाँ पर मिलेगा 4। इसके बाद हम फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर मिलेगा हमें 4 और 2। इस तरीके से हमने 2 से डिवाइड किया तो फिर से हमें यहाँ पर मिलते हैं 21, और 3 से डिवाइड करेंगे अब, क्योंकि 21 में भाग नहीं जाएगा 2 से, तो 7 मिलेगा, और हम 7 से डिवाइड करते हैं तो हमें यहाँ पर 1 प्राप्त हो जाता है। इस तरीके से देखिए जो 336 के गुणनखंड है वो है 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 7। 54 के गुणनखंड निकाले हमने, तो 54 के जो गुणनखंड है वो भी इसी तरीके से 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 27 बार डिवाइड हो जाएगा। फिर 2 से भाग नहीं जाता है 27 में, तो हम 3 बार करेंगे तो यहाँ पर 9 प्राप्त हो जाएगा। 9 से करेंगे तो ये 3 बार हो जाएगा, फिर हम 3 से करेंगे तो हम 1 बार। इसके बाद में अब हम देखते हैं इनमें कॉमन क्या है। कॉमन है 2 एकम, 2 एक बार है, इसमें भी 2 है और इसमें भी 2 है, तो हमने 2 लिखा। ये गलत मार्क है। जो हम कॉमन निकाल रहे हैं वो ये 2 कॉमन। तो देखिए HCF ने हमने 2 कॉमन निकाला। अब 3 देखिए, एक बार इसमें 3 ये है और दूसरी बार 3 ये है, तो दोनों का हमने एक बार कॉमन निकाल के 3 लिखा। अब HCF हमें प्राप्त होता है 2 गुणित 3 बराबर 6, जो दोनों में उभयनिष्ठ है। LCM में देखिए इन दोनों को तो हम लिखते ही हैं, इन दोनों का मिला के एक बार लिखेंगे। फिर जो शेष बची है 1 2 3, तो ये एक्स्ट्रा जो 3 अकेले अकेले बची हैं हमें इनको भी लिखना पड़ता है। ये जो 3 है इसका कॉमन एक बार ये आ जाएगा, तो इन दोनों का मिला के हम एक बार ये 3 लिखेंगे। अब सिंगल 3 एक ये बच जाता है और एक ये बचेगा, तो इन दोनों को भी हम लिखेंगे। लास्ट में एक 7 ये बचते हैं तो हम अकेले 7 को भी हम लिखते हैं। तो इस तरीके से हमने HCF और LCM इसमें हमने निकाले। अब हमें क्या करना है, LCM और HCF का गुणनफल निकालना है। तो HCF और LCM का जो गुणनफल है वो हो जाएगा 6 गुणित 3024, क्योंकि देखिए हमें यहाँ पर LCM मिलता है 3024, तो LCM और HCF का गुणनफल हो जाएगा 18,144। 6 गुणित 3024 बराबर 18,124। अब हम दोनों संख्याओं का गुणनफल निकालते हैं, तब भी हमें मिलता है 18,124, अर्थात LCM
और HCF, ये HCF और LCM का गुणनफल दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होगा। यही हमारा आंसर है, यही हम इसमें सिद्ध करना था। अगला चौथा प्रश्न है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये परीक्षा में लगातार पूछा जाता है, मोस्ट IMP क्वेश्चन है, 2019 में ये प्रश्न आया था। तो देखिए 6 के गुणनखंड सभी जानते हैं कि 6 के गुणनखंड कैसे तोड़ सकते हैं, बहुत सरल है, 2 3 और 3 1। अब इसके बाद में 20 के गुणनखंड तोड़ना है, तो 20 के भी गुणनखंड तोड़े जा सकते हैं, बहुत सरल है। देखिए इस तरीके से हमने इसके गुणनखंड तोड़े। तो दोनों में देखिए कॉमन क्या है, 2 है, जो कॉमन है वो HCF है। कॉमन के बाद जो शेष बचती हैं वो संख्या LCM में जोड़ देते हैं। देखिए 2 ये कॉमन वाला है, इसके बाद में ये एक एक्स्ट्रा बचे, ये लिखे हमने, 3 लिखे हमने, यहाँ पर हैं 5 ये। तो हमें LCM मिलता है 60 और दोनों संख्याओं का हम इसमें गुणा कर देते हैं। दोनों संख्याओं का हम इसमें गुणा करते हैं तो हमें मिल जाएगा 2 गुणित 60 बराबर 120। इसी तरीके से दोनों संख्याओं का जो गुणनफल है वो भी 6 गुणित 20 बराबर 120 के बराबर है, अर्थात हमें यही सिद्ध करना था या फिर इति सिद्ध। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न क्रमांक 4। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। देखिए इसमें जरूरी नहीं है कि आप सभी को करें, जो इम्पोर्टेंट है हम उसी को हल करते हैं। तो सबसे पहले हम पहला प्रश्न करते हैं, ये परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है क्योंकि पिछले वर्ष यह क्वेश्चन पूछा गया था। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले क्या करना है, हमें इनकी अभाज्य गुणनखंड निकाल लें। तो सबसे पहले हम 12 के अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो 12 के जब निकालते हैं 2 6 2, यहाँ पर 3 आ जाएगा, फिर 3। तो इस तरीके से हमने इनके गुणनखंड तोड़े। अगला क्या है, 15 है, तो 15 के भी हम गुणनखंड तोड़ेंगे। 3 5 5 1 हो जाएगा। 21 के गुणनखंड तोड़ेंगे हम, तो इसी तरीके से 21 के हो जाएंगे। तो यहाँ पर 3 से डिवाइड करेंगे तो 7 और यहाँ पर। अब हम इनके HCF और LCM निकाल रहे हैं। देखिए गुणनखंड विधि से जो चीज यहाँ पर थी उसको हम लिख चुके हैं। जैसे कि हमने देखा कि 12 के गुणनखंड 2 गुणित 2 गुणित 3 ये पहले से लिखे हैं। 15 के 3 गुणित 5 जो हमने निकाले हैं। 21 के 3 गुणित 7 जो हमने अभी अभी निकाले। इसी तरीके से इसमें हमने पहले से इसमें मेंशन करके रखा है। अब हम देखते हैं कि इनका HCF क्या होगा। HCF में देखिए कॉमन कौन सी चीज है जो इन तीनों गुणनखंड में कॉमन हो। एक तो ये 3 है और 3 है, अर्थात HCF बराबर हो जाएगा 3। अब हम देखते हैं LCM। तो LCM में 3 को सिर्फ हमने एक बार लिखा जो इनमें कॉमन। 2 शेष बचे हैं तो हमने इनको 2 बार लिखे। यहाँ पर 5 बचे हैं तो हमने यहाँ पर 5 लिखे, और यहाँ पर 7 हैं तो हमने यहाँ पर 7 लिखे। तो इस तरीके से हमें LCM मिला 420 और HCF मिला हमें 3। तो यही हमारा आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं हम। अगला प्रश्न है 7 23 और 29 HCF और LCM। तो देखिए 7 एक अभाज्य संख्या है, 23 एक अभाज्य संख्या है, 29 भी अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड नहीं टूटते हैं, सिर्फ इनमें एक कॉमन होता है। देखिए दोनों में एक कॉमन है, सब में एक गुणा करके हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पर जो HCF है वो हमें 1 प्राप्त हो जाता है। LCM 17 गुणित 23 गुणित 29 इसलिए है क्योंकि यह अभाज्य संख्या है और इन्हें हम गुणनखंड के रूप में नहीं तोड़ सकते। तो हम सीधा सीधा इसको लिखेंगे, और 1 को कभी गुणा में नहीं लिखा जाता है, अर्थात हमें इसका LCM मिलेगा 11,339। अगला प्रश्न है, इसी में हम अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न
देखिए 8 के यदि आप गुणनखंड तोड़ते हैं तो इस तरीके से आप लिखेंगे 2 4 2 2 और यहाँ पर आ जाएगा 1। तो यहाँ पर देखिए 3 बार है 2 2। अब 9 के लिए लिखेंगे हम। देखिए 9 के यदि हम गुणनखंड तोड़ते हैं तो लिखा जाएगा 3 भागे 3, यहाँ पर आ जाएगा इस तरीके से। लेकिन यहाँ पर जो 1 लिखा हुआ है ये 1, इसको लिखना बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि आप इसे लिखें। आप सीधे सीधे यहाँ से लिखेंगे 2 गुणे 2 3 गुणे 3 और 5 गुणे 5। इस तरीके से हमें इनके गुणनखंड मिलते हैं, क्योंकि 25 के गुणनखंड हो जाएंगे 5 गुणे 5। अब इनमें देखिए कोई भी चीज कॉमन नहीं, एक इसलिए लिख देते हैं ताकि हम आपको समझा सकें कि कॉमन क्या निकालें। जब इसमें कुछ भी कॉमन नहीं आता तो HCF सभी का एक ही होता है, या 1 कॉमन लिया जा सकता है, जैसे कि इसमें दिया गया है। ये हमारा HCF है। अगला है LCM। तो LCM में जो चीज कॉमन नहीं है उनको हम सभी को लिखते हैं। देखिए जैसे कि 2 3 बार है तो हमने इसको ये 3 बार लिखा, 3 2 बार है तो 2 बार लिखा, 5 2 बार तो हमने इसके लिए 2 बार लिखा। जबकि यदि कोई चीज कॉमन होती तो उसको हम दोबारा नहीं लिखते, सिर्फ एक बार ही लिखते। इस तरीके से हम 6 देखते हैं तो 6 बराबर 2 गुणे 3 होता है। देखिए 6 के गुणनखंड आप सभी जानते हैं कि इसको लिखा जा सकता है 2 3 और यहाँ पर आ जाएगा 1। यहाँ पर लिखा जाएगा 72, इसको लिखा जाएगा 2 18 2 9 3 और यहाँ पर हो जाएगा 1। इस तरीके से देखिए हमने 72 के गुणनखंड तोड़े तो यहाँ पर आ जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3। देखिए जैसे कि यहाँ पर मेंशन 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3। इस तरीके से हमने इनके गुणनखंड तोड़े और इसमें लिखे गए हैं। अब हम देखते हैं 120 के गुणनखंड। तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5। इसी मेथड से हमने 120 के गुणनखंड तोड़े तो इसको लिखा जाएगा 2, यहाँ पर आ जाएगा 60, यहाँ पर हम फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 3 30, यहाँ पर फिर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 15, फिर यहाँ पर हम 3 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 5, फिर हम 5 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 1। तो हमें यहाँ पर मिल रहे हैं 120 के 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5। अब इनमें हम देखते हैं कि कॉमन क्या है। जो भी कॉमन होगा वो हमारा HCF माना जाएगा। तो सबसे पहले थोड़ा सा हम इसको रफ कर लें जो हमने ये लिखा है। देखिए इसमें कॉमन कौन कौन सी चीजें हैं। सबसे पहले 2 2 और 2, 2 एक बार कॉमन तो हमने एक बार लिखा। अब देखिए इसमें 3 3 और 3, 3 भी कॉमन है तो हमने 3 लिखा। जो चीज कॉमन प्राप्त होती है वो हमें HCF में मिलती है तो 2 3 6, ये हमारा HCF हो जाएगा। अगला देखते हैं हम LCM। देखिए कॉमन जो चीजें हैं उन्हें सिर्फ हमें एक बार ही लिखना है। देखिए 2 गुणे 3 कॉमन है। अब क्या शेष बचता है आपके पास में? आपके पास में शेष बच रहा है 2 2 और यहाँ पर बच रहा है 3 और यहाँ पर बच रहे हैं 2 2 और यहाँ पर बचता है 5। तो हमने इनको भी आगे मेंशन कर दिया। देखिए 2 ये बार आ गए हैं और ये एक जो एक्स्ट्रा 3 है वो ये है और ये 5। ये जो 3 है ये कॉमन वाला है इसलिए हमने एक बार लिखा और इस तरीके से हमें HCF मिलता है 360। हम अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अब जो प्रश्न है ये थोड़ी से बड़े प्रश्न हैं जो 4 नंबर में पूछे जा सकते हैं और परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो इसमें हमारा जो पहला प्रश्न है सिद्ध कीजिए कि करनी 5 एक अपरिमेय संख्या है। करनी 5 एक अपरिमेय संख्या है। हम इसके विपरीत देखिए ये जो सॉल्यूशन है, तो जब कोई संख्या परिमेय होती है
तो हम एक नियम जानते हैं कि यह संख्या P/Q के रूप में व्यक्त की जाती है, या फिर हम कह सकते हैं A/B के रूप में व्यक्त की जा सकती है। सीधी सी बात P/Q के रूप में व्यक्त करते हैं, जहां पर Q बराबर नहीं होता है 0 के। ये हमारा नियम है। अब इसी को मान के चलते हैं या इसी के अनुसार हम कुछ आगे सवाल करेंगे। तो देखिए इसमें क्या लिखा है, हम इसके विपरीत यह मान लेते हैं कि करनी 5 एक परिमेय संख्या। देखिए हम इसमें सिद्ध करना है कि अपरिमेय है, जबकि हम मान के चलते हैं कि यह एक परिमेय संख्या है। अतः A और B दो सह अभाज्य पूर्णांक हैं। देखिए सह अभाज्य पूर्णांक लेके चलेंगे, यदि सह अभाज्य पूर्णांक है तो हम उन्हें A/B के रूप में लिख सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में करनी 5 A/B के बराबर हो जाएगा, जहां पर B 0 के बराबर नहीं है। ये हमें मेंशन करना है, क्योंकि ये परिमेय संख्याओं का नियम है। जैसे ही आप इसको हल करेंगे और आगे हल करने के बाद आप करनी B का पक्षांतर करते, देखिए यहाँ पर यदि आपने B का पक्षांतर कर दिया तो B का गुणा करनी 5 से हो जाएगा और यहाँ का क्या बचेगा, अकेला A। तो अब इसी को हम करनी हटाने के लिए हम क्या करते हैं, दोनों पक्षों का वर्ग कर देते। देखिए जैसा कि इसमें हमने मेंशन किया, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो 5 की करनी हट जाएगी और B के ऊपर यहाँ पर देखिए 2 की घात आ जाती है, और A का भी वर्ग कर रहे हैं तो A के ऊपर भी 2 की घात आएगी। ऐसी स्थिति में हम कह सकते हैं जब बराबर है तब तो A² 5 से विभाज्य है, A² 5 से विभाज्य अर्थात A 5 से विभाज्य है। ये थ्योरी हमें लिखनी है, क्योंकि हमें ये बराबर में प्राप्त हो रहे हैं। तो ये निकलता है कि ये A भी 5 से विभाज्य है। इसी के साथ आगे देखते हैं। अतः हम मान के चलते हैं कि A बराबर हो जाएगा 5C, क्योंकि विभाजन करेंगे तो कुछ ना कुछ तो भागफल मिलेगा और उसके गुणनफल के बराबर होता है। तो ये हम 5C लेके चलते हैं, जहाँ C एक पूर्णांक है, जहाँ C एक पूर्णांक है। इसी स्थिति में हम लिखते हैं, देखिए A की जगह पर हमने क्या लिखा, 5C। इस समीकरण को लेके चलते हैं। देखिए ये जो समीकरण है इसके अनुसार देखिए आप समीकरण नंबर 1 के अनुसार यदि हम यहाँ पर A की जगह 5C लेके चलते हैं तो हमें मिल जाएगा ये 5C का होल स्क्वायर, क्योंकि 2 की घात पहले से लगी है और 5C हमने A की जगह पर लिखे हैं। तो ऐसी कंडीशन में यदि हम दोनों पक्षों के वर्ग हटाते हैं तो यहाँ पर मिल जाएगा, वर्ग को हल करते हैं तो यहाँ पर मिलेगा 25C², और आगे 5 से हम कैंसिल कर देते हैं तो B² बराबर मिलेगा हमें 5C², क्योंकि 5 इस तरफ गुणा कर रहा है और इस तरफ जाएगा तो भाग करेगा तो 25 कट जाएंगे। तो इसके लिए हम थ्योरी में यहाँ पर लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पर यदि इस तरीके से लिखें तो B² बराबर मिलेगा 25C² अपॉन 5। 5 से ये कैंसिल हो जाएंगे तो हमें मिलेगा B² बराबर 5C², जो कि हमें इसमें ये दिया गया। इस तरीके से हम कह सकते हैं अतः B² 5C से विभाज्य है। देखिए जैसे कि हमने A में मान के चल रहे थे वैसे ही B में मान के चलते हैं। B² 5 से विभाज्य अर्थात B भी 5 से विभाज्य होगा, B भी 5 से विभाज्य होगा। इसलिए A और B में कम से कम एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है, दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है। लेकिन यह इस तथ्य से विरोधाभासी है कि A और B दो सह अभाज्य पूर्णांक हैं। यह विरोधाभास त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण। ये लाइन आपके लिए हमेशा याद रखनी है और इस लाइन को हमें हर क्वेश्चन में लगभग लिखना है, और हम जैसे ही हल कर देंगे तो उसमें हमें ये लाइन भी मेंशन करनी है। अतः इससे निष्कर्ष निकलता है कि करनी 5 एक अपरिमेय संख्या है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए इस प्रश्न में भी कुछ ऐसे ही करना है कि A और B सहअभाज्य संख्या मान के चलते हैं, जिसके लिए हम इसके बराबर लेके चलेंगे। तो सबसे पहले हम
क्वेश्चन देख लेते हैं। 4 क्वेश्चन हैं, इनमें से महत्वपूर्ण प्रश्न कौन कौन से हैं जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। एक तो पहला क्वेश्चन IMP है, तीसरा क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है, और इसके बाद है 5वां क्वेश्चन। ये 3 क्वेश्चन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं, तो हम ये 3 बस आज हल करेंगे और पूरे हल नहीं करने। तो पहला हम क्वेश्चन देखते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, हम इसके विपरीत यह मान लेते हैं या मान लें कि 1/2 एक परिमेय संख्या है। 1/2 एक परिमेय संख्या है, अर्थात हम ऐसी सह अभाज्य अशून्य पूर्णांक संख्या a और b ज्ञात कर सकते हैं। देखिए, हम इसके लिए कोई एक पूर्णांक संख्या या सह अभाज्य अशून्य, अशून्य से मतलब हो जहाँ कोई शून्य के बराबर ना हो, तो हम सह अभाज्य संख्या मान के चलते हैं कि 1/2 a/b के बराबर है। देखिए, ये हमें जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने माना था, वैसे इसमें भी हम मान के चलते हैं कि सह अभाज्य संख्याएं a और b हैं, जहां a b 1/2 a/b के बराबर है। देखिए, यदि इनका आप विपरीत करते हैं, व्युत्क्रम करते हैं, तो करनी 2/1 हो जाएगा और यहाँ पर a की जगह b/a हो जाएगा, जहां a और b पूर्णांक है, जहां a और b पूर्णांक है। अब आगे जो थ्योरी लिखी है उसके अनुसार देखिए, इसलिए b/a एक परिमेय संख्या है और इसलिए करनी 2 भी एक परिमेय संख्या होगी। लेकिन इससे इस तत्व का विरोधाभास प्राप्त होता है कि करनी 2 एक अपरिमेय संख्या है। अतः हम कह सकते हैं कि 1/2 करनी एक अपरिमेय संख्या है। बस हमें इसमें इतनी ही थ्योरी लिखनी है, ज्यादा कुछ नहीं करना है। आगे देखते हैं हम तीसरा प्रश्न। सीधा तीसरा प्रश्न देखेंगे हम। तीसरा प्रश्न में है 5 माइनस करनी 3 एक अपरिमेय संख्या हमें इसमें सिद्ध करना है। तो यहाँ से हम शुरू करते हैं। हम इसके विपरीत यह मान लेते हैं कि 5 माइनस करनी 3 एक परिमेय संख्या है। यदि देखिए यह परिमेय संख्या है तो a b सह अभाज्य हैं, इसमें लिखेंगे, अर्थात सह अभाज्य ऐसे पूर्णांक संख्याएं a और b ज्ञात कर सकते हैं जहां पर b बराबर, जहां देखिए पिछले क्वेश्चन में हमने लिखा था अशून्य संख्या, जहां पर अर्थात तात्पर्य है कि b शून्य के बराबर नहीं है, इसमें बराबर अलग से मेंशन किया गया। इस तरीके से देखिए हमने पूरी संख्या के लिए a/b के रूप में मान के चलते हैं। आपको इतनी थ्योरी सभी प्रश्नों में बराबर रूप से लिखनी है और यहाँ पर हमें मिलेगा, देखिए करनी 3 माइनस में है जबकि 5 प्लस में है, उस तरफ जाएंगे तो 3 प्लस के हो जाएंगे जबकि करनी, और ये a माइनस b माइनस के हो जाएंगे। तो इसके लिए हमने पक्षांतर करके लिख लिया है, ऐसा लिखा जाएगा। इसके लिए इसको लिखा जाएगा 5 बराबर a/b माइनस की जगह हो जाएगा प्लस करनी 3। अब देखिए a/b है, हम दूसरे तरफ लेके जाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 5 माइनस a/b बराबर करनी 3। इसके लिए हमने उल्टा करके यहाँ पर लिख दिया है, पहले करनी 3 लिखा बराबर है, फिर लिखा है 5 माइनस a/b। अब इसके आगे हम देखते हैं, हमें यहाँ पर इतना समीकरण प्राप्त हो जाता है, करनी 3 बराबर है 5 माइनस a/b। यहाँ पर देखिए लिखा है यहाँ a b एवं 5 पूर्णांक हैं, इसलिए 5 माइनस a/b एक परिमेय संख्या होगी और इसलिए करनी 3 भी एक परिमेय संख्या है। लेकिन इससे इस तत्व का विरोधाभास होता है कि करनी 3 एक अपरिमेय संख्या है। तो इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि यह करनी 5 माइनस करनी 3 एक अपरिमेय संख्या है। हमें इसमें यही सिद्ध करना था और हमने इसमें 5वां प्रश्न देखा है। अब हमें देखना है इसका तीसरा प्रश्न।
5वां ही प्रश्न हम देख रहे हैं। तीसरा प्रश्न उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। आज हमने अध्याय 1 के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न देखे जो परीक्षा की दृष्टि से IMP है 6 और कक्षा 10वीं बोर्ड के हिसाब से। तो आप सभी से अनुरोध है कि आप इन प्रश्नों को अच्छे से सीखें, समझें और करें। सभी के लिए थैंक यू। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना है।